कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बहुत दिनों बाद बहुत सारे आइडियाज़ लेकर अपनी आर्ट टेबल पर बैठे हों, सोचते हो कि आज कुछ कमाल का बनेगा, पर जैसे ही पेन या ब्रश उठाते हो दिमाग में अजीब सा डर बैठ जाता है। कहीं ये ख़राब हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे, लोगों ने रिलेट नहीं किया तो, इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं मिला, मैं बाकी आर्टिस्ट जैसा क्यों नहीं बना रहा। रिज़ल्ट, जो टेबल हमारे लिए सुकून की जगह होनी चाहिए थी, वहाँ बैठते ही स्ट्रेस होने लगता है। आर्ट जो हमारी हैप्पीनेस थी, अब एक डेडलाइन प्रेशर जैसा लगने लगा है। हम घंटों बैठते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसको कहते हैं क्रिएटिव बर्नआउट और एंग्जाइटी। अगर आप भी इस स्ट्रेस से गुजरे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए। बैठकर डर को भगाना सीखेंगे। हम सीखेंगे उस जादुई जोन के बारे में जहाँ दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और आर्ट अपने आप बहने लगती है। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास स्ट्रेस का एक बहुत ही रियल और आसान सल्यूशन होगा। फ्लो स्टेट क्या है? ये फ्लो स्टेट, चलिए सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि फ्लो स्टेट आखिर है क्या। आपने कभी नोटिस किया है जब आप बचपन में खेलते हैं तो मम्मी पीछे से आवाज़ देती रहती थी पर आपको सुनाई नहीं देता था। आप खो जाते थे उस खेल में, ना भूख लगती थी, ना प्यास, ना समय का पता चलता है। बस वही बचपन वाला जोन जब एक बड़े आर्टिस्ट के अंदर जागता है तो उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इस जोन में आपका दिमाग कल क्या हुआ था, ये कल क्या होगा सब भूल जाता है। आप पूरी तरह से यानी में होते हो। आपका पेन, आपका पेपर और आप तीनों एक हो जाते हो। ये कोई ध्यान लगाने वाली मुश्किल चीज़ नहीं है, ये माइंडफुलनेस का सबसे आसान रूप है। जब आप बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के बस अपनी लाइन के साथ बहने लगते हो तो आप फ्लो स्टेट में होते हो। यहाँ स्ट्रेस की कोई जगह नहीं होती क्योंकि आपका दिमाग रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर होता है। अब आप सोचेंगे ठीक है, सुकून तो मिलेगा पर इससे मेरी आर्ट अच्छी होगी। मेरा जवाब है हाँ, एकदम नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। और इसके पीछे 3 बहुत बड़े रीजंस हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये आपकी क्रिएटिविटी को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। डर का ख़त्म होना, नो फियर ऑफ फेलियर। जब आप फ्लो में होते हो तो आपका दिमाग ये सोचना बंद कर देता है कि आर्टवर्क ख़राब होगा या नहीं, और जब डर चला जाता है तो आप नए एक्सपेरिमेंट्स करते हो। वही एक्सपेरिमेंट्स आपको एक यूनिक आर्टिस्ट बनाते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ असली क्रिएटिविटी बाहर आती है। हम रोज़ हज़ारों रील्स और फोटोज़ देखते हैं जिससे हमारा दिमाग कॉपी करने लगता है, पर जब आप शांत होकर फ्लो जोन में बैठते हो तो आपके अंदर का असली आर्टिस्ट जागता है। आप वो बनाते हो जो आप चाहते हो, वो नहीं जो ट्रेंड में चल रहा है। थर्ड इज़ मसल मेमोरी और परफेक्शन। इस जोन में हाथ और दिमाग इतने कोऑर्डिनेट हो जाते हैं कि आपकी लाइंस पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्मूथ हो जाती हैं। आप खुद हैरान हो जाओगे ये देख कर कि इतना परफेक्ट मैंने कैसे बनाया। फ्लो स्टेट को और आसानी से समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू, जिसमें हम 2 लोगों के एग्जाम्पल्स लेंगे, राहुल एंड मीरा। सो राहुल क्या करता है, राहुल जब भी पेंटिंग करने बैठता है उसके दिमाग में एक चलती फिरती मार्केट होती है। वो 2 लाइंस बनाता है, फिर फ़ोन उठाकर रील स्क्रॉल करने लगता है। फिर लगता है यार अगला कलर कौन सा लूँ, अगर गलत हो गया तो शीट ख़राब हो जाएगी। वो हर 2 मिनट में खुद को जज कर रहा है। रिज़ल्ट, 3 घंटे बाद भी उसकी ड्राइंग अधूरी है और वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करते हैं मीरा की। मीरा ने एक पीसफुल कोना चुना। उसने अपना फ़ोन दूर रखा, अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगाया और कैनवास पर पहला स्ट्रोक लगाया। शुरू के 10 मिनट उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर 15 मिनट पर कुछ बदला। मीरा को ध्यान ही नहीं रहा कि बाहर क्या चल रहा है। उसका हाथ अपने आप चल रहा है। कलर पैलेट पर उसकी उंगलियां ऐसे घूम रही थी जैसे कोई म्यूजिशियन पियानो बजा रहा हो।
वो उस पेंटिंग के अंदर जी रही थी। जब वो उठी तो उसकी पेंटिंग तो कमाल बनी ही थी, पर उससे भी बड़ी बात थी उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शायद मेडिटेशन के बाद आती है। यहाँ राहुल जो कर रहा है वो है स्ट्रेस क्रिएशन, और मीरा जिसमें थी वो थी फ्लो स्टेट। अब आप खुद सोचिए कि आप राहुल से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं या मीरा से। अब बात आती है कि हम इस जोन में एंटर कैसे कर सकते हैं। उसे समझने के लिए थोड़ी इसकी क्रिटिकलिटी को पहले समझते हैं। यहीं कुछ लोग आते हैं जो बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है लेना, क्या कितना कहाँ ज़रूरी है, सब जान लेना चाहिए, पहले परफेक्ट हो जाना चाहिए एंड देन आगे बढ़ना चाहिए। वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उनके जो डेली के बेसिक टास्क हैं वो भी ढंग से नहीं हो पाते हैं। वो बस परफेक्ट डे का वेट कर रहे होते हैं कि कब सही टाइम आएगा, कब मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, कब मेरे पास सारे टूल्स अवेलेबल होंगे एंड ऑल, सब कुछ सब परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे। सही मायने में अगर उन्हें टूल्स भी प्रोवाइड किए जाए ना तो भी वो बोर ही होंगे, वो उसे तब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रियल टर्म्स में चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं, बस एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं। यही एक्सक्यूज़ेस, नेगेटिव थॉट्स ना हमारे माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं एंड फ्लो स्टेट में हमारी ना हिंड्रेंस बन रहे होते हैं। पता है यार रियल चीज़ क्या है जो हमें समझना है, एंड इस सिंपल सी छोटी सी चीज़ को समझने में ना हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को झेलते हैं। आपको क्या करना है, आप बैठें पेन एंड पेपर के साथ, जस्ट कोई भी रेफरेंस स्क्रॉल करके उठाइए विदाउट जजमेंट कि ये बनाऊँ, नथिंग, कुछ मत सोचिए, कोई रैंडम रेफरेंस उठाइए, उसका एंगल प्रोपोर्शन समझने लग जाइए, बस जो दिख रहा है वैसा बनाने का रैपिडली बनाइए। जस्ट डू कोई बैरियर मत रखो अपने और अपने आर्ट के बीच। दुनिया जहान की सारी बातें सब हटा दो, सारे डाउट्स, जजमेंट, कुछ नहीं। उस टेबल पर आपका रिश्ता सिर्फ पेन और पेपर से है। सिर्फ आप होने चाहिए और आपकी आर्ट, आप दोनों के बीच कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। जस्ट फील द पेपर, द पेंसिल। सीरियसली टूल मैटर नहीं करता, एंड ये ना आपको चार्जिंग पे लगाने का काम करेगा जो किसी थेरेपी से कम नहीं होगा। लेकिन हम रिजल्ट्स के चक्कर में प्रोसेस पे ध्यान देना भूल ही जाते हैं, जबकि रियल मज़ा इस प्रोसेस का ही है, इस जर्नी का ही है, मगर इसकी वैल्यू हमें नहीं समझ में आती। हमारा दिमाग इतना प्रेशर और सेल्फ डाउट में होता है कि हम रेफरेंस कोई लेके अपना आर्टवर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन माइंड में इतने थॉट्स, नेगेटिविटी भरी होती है, वो हिंड्रेंस, वो रेजिस्टेंस जो है हमें एक उस आर्टवर्क का जो फील है वो नहीं मिलने देता है, जिससे हम आर्टवर्क जैसे तैसे बना तो लेते हैं बट वो लास्ट में सेटिस्फाइंग नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस से बनाना गलत बात है या चीटिंग है, वो चीटिंग नहीं है, बट आप उसको कितना फील कर रहे हो, उसके एंगल्स को कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो, उसके प्रोपोर्शंस को ठीक ठाक कैसे रख रहे हो, ये सब चीज़ों को सही से करना वही आपकी असली क्रिएटिविटी को दिखाता है। रियल आर्टवर्क वही है जिसमें आर्टिस्ट झलके, यानी आपकी इमेज उस आर्टवर्क में नज़र आनी चाहिए कि हाँ ये आपने बनाया है। उसके लिए आपके माइंड के ब्लॉकेजेस को खुलना चाहिए एंड आर्ट को फ्लो होने देना चाहिए। आप अपना काम करें और आपकी आर्ट को आपके लिए काम करने दें। आर्ट आपको भी फीड करती है, आपको सुनना आना चाहिए। You have to sense the essence of it, just grab it। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, सो फ्लो होने दें। जोन में खुद कैसे एंटर करें, चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। हम रोज़ तो इस जोन में नहीं जा पाते, तो हमारा मूड ना हो या स्ट्रेस हो तब खुद को इस जोन में कैसे लेकर जाएं। इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल एंड रियल तरीके हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। पहला है, अपने स्पेस को रिचुअल बनाइए। द आर्ट डेस्क सेटअप।
आपकी टेबल पर बैठते ही आपके दिमाग में कोई सिग्नल मिलना चाहिए कि अब सुकून का टाइम है। एक कप गर्म चाय या कॉफ़ी रखिए, अपनी पसंद की कोई हल्की सी लाइट ऑन कीजिए और फ़ोन को बिल्कुल दूसरे कमरे में रख दिए, नो नोटिफिकेशन। दूसरा है 5 मिनट का वार्म अप। डायरेक्ट मेन आर्टवर्क को शुरू मत कीजिए। एक रफ पेपर लीजिए और फाइन लाइनर से उल्टी सीधी लाइंस, सर्कल्स या डूडल बनाइए। इसको कहते हैं दिमाग का कचरा साफ करना। जब दिमाग ब्लैंक हो जाए तो असली आर्टवर्क पर आइए। तीसरा है बैकग्राउंड साउंड सेलेक्ट करें। या तो बिल्कुल शांति में काम कीजिए या फिर लोफी म्यूज़िक, रेन साउंड या कोई अच्छा सा पॉडकास्ट लगा लीजिए जो आपको काम करे। एंड आपको हाइप म्यूज़िक या फास्ट गाने आपको फ्लो स्टेट में नहीं ले जाएंगे। फोर्थ है गोल बदल दीजिए। टेबल पर बैठते ही खुद से कहिए, आज मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं बना रही हूँ, आज मैं सिर्फ इस पेपर और पेन के सुकून के लिए बैठ रही हूँ। जस्ट एन्जॉय द फ्रिक्शन ऑफ पेन ऑन पेपर। आर्ट एक सफ़र है दोस्तों, कोई रेस नहीं। 2026 में वैसे भी दुनिया इतनी तेज़ी से भाग रही है और सबको जल्दी है, पर हमारी ये जो आर्ट टेबल है ना, ये एक सेफ जोन है। यहाँ कोई दौड़ नहीं है, यहाँ सुकून है, माइंडफुलनेस है और आपकी खूबसूरत सी स्माइल है। अपने आर्ट को एंजॉय कीजिए, फ्लो में रहिए और ख़ुद को स्ट्रेस से दूर रखिए। मेरी तरफ से आप सभी को वार्म विशेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग।